क्या डीजल में अब एक नया जैव ईंधन जुड़ने वाला है? क्या ये ईंधन आपकी गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक के इंजन को प्रभावित करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारत का तेल आयात बिल सच में कम होगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईंधन की जिसका नाम है आइसोब्यूटेनॉल। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के बाद अब सरकार डीजल की तरफ देख रही है और इसी वजह से देश में एक नई ऊर्जा बहस शुरू हो गई है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आइसोब्यूटेनॉल क्या है, ये इथेनॉल से कैसे अलग है, डीजल में इसे क्यों मिलाने की बात हो रही है, क्या इंजन में बदलाव करने पड़ेंगे और इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों में एक है। हम अपने कच्चे तेल की जो बड़ी जरूरत है वो विदेशों से खरीद कर पूरी करते हैं। यानी अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ तो असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और आम लोगों की जेब पर अंततः पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, भारत में डीजल की खपत बहुत बड़ी है। सड़क परिवहन, ट्रक, बसें, एग्रीकल्चर में जो उपकरण लगते हैं, ट्रैक्टर, जनरेटर और जो इंडस्ट्री में उपयोग होता है डीजल, सब में डीजल बहुत बड़ी तादाद में उपयोग किया जाता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि डीजल का कोई वैकल्पिक और कम आयात निर्भर हिस्सा तैयार किया जाए। यही कारण है कि अब नजर आइसोब्यूटेनॉल पर गई है। सरकार का मकसद है कि पेट्रोल की तरह डीजल में भी कोई ऐसा मिश्रण बनाया जाए जिससे कि आयात पर दबाव कम हो और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले। अब सबसे बुनियादी सवाल, आइसोब्यूटेनॉल होता क्या है? सरल भाषा में अगर समझें तो आइसोब्यूटेनॉल एक अल्कोहल आधारित जैव ईंधन है। इसे बायोफ्यूल की श्रेणी में रखा जाता है। इसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह उसके साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसे डीजल के साथ मिलाने के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है। यानी ये सिर्फ प्रयोगशाला की चीज नहीं बल्कि व्यवहारिक ईंधन विकल्प बनने की दिशा में देखा जा रहा है। इससे कभी कभी नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये पुराने बायोफ्यूल की तुलना में कुछ तकनीकी फायदे दिखाता है। इसी वजह से सरकार और ऑटो सेक्टर दोनों इसमें रुचि ले रहे हैं। अब असली तुलना की बात करते हैं। इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल में फर्क क्या है? इथेनॉल को भारत पहले ही बड़े पैमाने पर पेट्रोल के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर रहा है। E20 यानी जो 20% इथेनॉल मिश्रण देश की एक बड़ी नीति बन चुकी है। लेकिन इथेनॉल की एक सीमा है, इसे डीजल में सीधे मिलाना आसान नहीं माना गया। इसके मुकाबले आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ ज्यादा अनुकूल बताया जा रहा है। इसका कारण है इसकी ऊर्जा डेंसिटी, यानी कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो बेहतर है और ये नमी कम सी खींचता है। ये फ्यूल सिस्टम के लिए कुछ मामलों में ज्यादा स्थिर माना जाता है। डीजल इंजन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बेहतर बताई जा सकती है। यानी अगर इथेनॉल को पेट्रोल के लिए बेहतर माना गया तो आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के लिए अधिक उपयुक्त विकल्प माना जा रहा है। एक लाइन में अगर कहें तो इथेनॉल पेट्रोल की कहानी है और आइसोब्यूटेनॉल डीजल की नई कहानी बन सकता है। सरकार के इस कदम के पीछे चार बड़े कारण हैं। पहला कारण, ऊर्जा सुरक्षा। भारत कम से कम अपनी ईंधन निर्भरता कम करना चाहता है ताकि वैश्विक संकटों का असर देश पर कम पड़े। दूसरा कारण आयात बिल है। कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा आयात होता है, इसलिए अगर घरेलू जैव ईंधन बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा बच सकती है।
तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्वदेशी उत्पादन। अगर ईंधन का कुछ हिस्सा देश के भीतर बनेगा तो किसानों, डिस्टिलरी और बायोफ्यूल उद्योग को फायदा मिल सकता है। और चौथा कारण स्वच्छ ईंधन की दिशा। सरकार ऊर्जा संक्रमण यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ना चाहती है, जहां परंपरागत और स्वच्छ ईंधनों के बीच संतुलन बनाया जाए। इसलिए आइसोब्यूटेनॉल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि एक व्यापक नीति का हिस्सा है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर आम दर्शक के मन में आते हैं। पहला सवाल यह आता है कि क्या मेरी गाड़ी पर असर पड़ेगा? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। रिपोर्टों के अनुसार ट्रायल्स और तकनीकी मूल्यांकन जारी है, इसलिए अंतिम असर वाहन के मॉडल, उसकी एज, उसके इंजन डिजाइन पर निर्भर करेगा। दूसरा बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या इंजन में बड़े बदलाव करने होंगे? अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर बड़े बदलाव की तत्काल जरूरत नहीं दिखती, लेकिन पुराने वाहनों, खासकर कुछ भारी डीजल इंजनों के लिए अलग परीक्षण और मानक जरूरी होंगे। तीसरा सवाल, क्या माइलेज कम होगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्लेंडिंग का स्तर कितना है और इंजन किस तरह ट्यून किया गया है। 15% की जो बात हो रही है इस पे निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये परीक्षणों के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। चौथा सवाल क्या है कि क्या ये सिर्फ कागज पर एक योजना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ बयान नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ ट्रायल शुरू हो चुके हैं और सरकार इसे गंभीरता के साथ आगे लेकर बढ़ रही है। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सरकार और संबंधित एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट्स में शुरुआती नतीजे मिले हैं। कुछ जगहों पर 2% स्तर के परीक्षणों की बात भी आई है, जबकि बड़े पैमाने पर 15% मिश्रण की संभावना पर चर्चा चल रही है। इसका मतलब यह है कि योजना अभी शुरुआती लेकिन गंभीर चरण में है। यानी ये कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि नीति निर्माण और तकनीकी परीक्षण के बीच की अवस्था है। अगर परीक्षण सफल रहते हैं तो ये भारत के बायोफ्यूल सफर में एक बड़ा पड़ाव होगा। E20 के बाद ये डीजल सेक्टर में एक नया प्रयोग बन सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, असली चुनौती क्या है? मेरी राय में सबसे बड़ी चुनौती स्केल अप और सप्लाई चेन है। यानी ईंधन को सिर्फ बनाना नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर लगातार सस्ते और मानकीकृत रूप में उपलब्ध कराना होगा। ये आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए चाहिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता और फीड स्टॉक की निरंतर उपलब्धता, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, रिफाइनरी और वितरण नेटवर्क में बदलाव और हर बैच की गुणवत्ता का मानकीकरण। दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो है तकनीकी विश्वास। अगर लोगों को लगे कि नया ईंधन वाहन को नुकसान पहुंचा सकता है तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। तीसरी चुनौती है लागत की। अगर उत्पादन महंगा रहा तो इसका बड़े पैमाने पर लागू होना मुश्किल होगा। यानी असली परीक्षा केवल नीतिगत घोषणा की नहीं बल्कि औद्योगिक तैयारी की है। अगर ये योजना सफल होती है तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। सरकार को फायदा होगा क्योंकि जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो कम हो जाएंगे, आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। ऑटो सेक्टर को फायदा होगा क्योंकि उसे एक नया वैकल्पिक ईंधन मिल सकता है। बायोफ्यूल उद्योग को फायदा होगा क्योंकि नई निवेश संभावनाएं खुलेंगी और किसानों तथा ग्रामीण सप्लाई चेन को भी लंबे समय में लाभ हो सकता है अगर फीड स्टॉक उत्पादन बढ़े। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये फायदे तभी मिलेंगे जब योजना तकनीकी तौर पर, आर्थिक तौर पर और लॉजिस्टिक तौर पर, इन तीनों स्तरों पर सफल हो। क्या ये भारत के लिए पहला बड़ा कदम है? ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत
अब सिर्फ पेट्रोल तक सीमित बायोफ्यूल नीति से आगे बढ़ रहा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के बाद डीजल में आइसोब्यूटेनॉल की चर्चा ये दिखाती है कि सरकार ईंधन संक्रमण को व्यापक रूप देना चाहती है। अगर ये मॉडल सफल हुआ तो भारत दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण बन सकता है, क्योंकि अभी वैश्विक स्तर पर इस तरह के डीजल आधारित आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड पर बड़े पैमाने की दौड़ बहुत सीमित दिखती है। यही वजह है कि इसे एक संभावित फर्स्ट मूवर स्ट्रेटजी भी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर आइसोब्यूटेनॉल भारत की ऊर्जा नीति का एक नया और दिलचस्प अध्याय है। देश अपने तेल आयात बिल को कम करना चाहता है, डीजल के लिए एक वैकल्पिक जैव ईंधन चाहता है और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। लेकिन याद रखिए, हर नीति की असली परीक्षा घोषणा में नहीं बल्कि लागू करने में होती है। आइसोब्यूटेनॉल के साथ भी यही होगा। अगर उत्पादन, इंजन कंपैटिबिलिटी और वितरण व्यवस्था सफल रही तो ये भारत के ईंधन भविष्य को बदल सकता है। फिलहाल यहाँ इतना ही। नमस्कार।